Yes, welcome all in another session of cash flow statement. Yes, we are continuing कि इन्वेस्टमेंट अभी इन्वेस्टमेंट कैसा बढ़ सकता है बाय परचेजिंग सर. तो इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक और उसका इम्पैक्ट जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट. बरोबर है ना. और बेचा तो सर सिमिलर बाय कैश बैंक. अगर नुकसान हुआ तो बाय पीएनएल और प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में आएगा टू पीएनएल. उसका इम्पैक्ट सिमिलर. सो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वहां पे लिखूंगा स्लैश इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी वहां पे लिखूंगा स्लैश इन्वेस्टमेंट्स. बरोबर. तो जहां कहीं पे भी मशीनरी है वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगा, बट डेप्रिसिएशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा. Is that very clear? Is that very clear? Okay, आगे बढ़ते हैं. Advanced tax. Oh my god, advanced tax is my terrific. Advanced tax has to be seen with provision for tax. ऐसा नहीं होगा कि provision for tax नहीं है और advanced tax है. अगर एडवांस टैक्स है बैलेंस शीट में तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी होगा, और अगर एडवांस टैक्स नहीं हो सकता है देयर कैन बी ओनली प्रोविजन फॉर टैक्स. यानी प्रोविजन फॉर टैक्स कैन बी डन इन टू वेज, विदाउट एडवांस टैक्स एंड विद एडवांस टैक्स. कोई बता सकता है क्यों? ये मैं थोड़ा बहुत यू कैन से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बजाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चला गया. How come there can be provision for tax without advance tax, and how come there is provision for tax with advance tax? हेलो सर, पास्ट ईयर के प्रॉफिट के रिकॉर्ड पे के बेसिस पे. सॉरी, कम बैक बोलो बेटा. पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे. हाँ, क्या हो गया? बेसिस पे 5 ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे उस पे हम प्रोविजन कर सकते हैं ना, कितना टैक्स जाएगा करके. तो मतलब आपने ये 5 साल के बेसिस पे कितना टैक्स जाएगा, मतलब यू आर ट्राइंग टू टेल मी व्हाट? नहीं, पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस. आप बोले ना प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे करेंगे, तो किस यू आर बेसिस पे. सेइंग हम प्रोविजन कौन से बेसिस पे करते हैं? तो 5 ईयर के प्रॉफिट्स पे. ओके, but this is supporting to what? Why provision is made, correct? हाँ सर. Okay, so now you tell me when there will be only provision for tax and when there will be provision for tax with advance tax. Yes, इसने क्या बोला कि आपको प्रोविजन कौन से बेसिस पे करना चाहिए? प्रोविजन को आप प्रोविजन का जो अमाउंट है वो आपके पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स के बेसिस पे होना चाहिए. दैट इज करेक्ट आंसर. Now the next question is when you will have provision for tax account without advance tax account, and when is the situation when you will have provision for tax account with advance tax account? बोलो यार, यू कैनॉट डू इन दिस वे. ऐसा नहीं चलेगा यार, आप लोग ऐसा चुप बैठोगे कैसा चलेगा? मैं ग्रेजुएट्स को थोड़ी सिखा रहा हूँ यार, प्रोफेशनल्स हो. सर, लास्ट ईयर जो प्रोविजन किया था टैक्स का, और उस साल अपना टैक्स कम आया था. ओके ओके, टैक्स बचा था तो वो एडवांस टैक्स में पड़ा हुआ है वो, अच्छा, ओके. शायद. No problem. I appreciate. See, I always say
आंसर राइट आता है कि रॉन्ग आता है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, योर ट्राइंग इज इम्पोर्टेंट। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपका जो थॉट प्रोसेस दिमाग में चल रहा है वो राइट है कि रॉन्ग है। ओके, एक्सपेरिमेंट तो करना है ना, तो एक्सपेरिमेंट क्लास में करो। ओके, एग्जाम में मत करो, इसलिए क्लास में बड़बड़ करो। नाउ let me tell you, yes, actually you tell me whether I am right or wrong, because I don't teach financial accounting to you, okay? And I don't teach direct tax also to you. मैंने ऐसे सुना है, this is my understanding, स्टार्टिंग में प्रोविजन चालू हो जाता है। सबसे पहले तो आपका प्रॉफिट्स होता है तो यू पे टैक्स एज एंड व्हेन यू नो यू कम टू नो योर प्रॉफिट्स, बरोबर है। तो पास्ट प्रॉफिट्स के बेसिस पे आपको आपका प्रोविजन करना पड़ता है। तो यही वो सिनेरियो है। कौन सा सिनेरियो है कि जब तुम्हारा कंपनी नया है तब सिचुएशन कैसा रहता है, तब सिचुएशन रहता है प्रोविजन फॉर टैक्स विदाउट एडवांस टैक्स। यानी इनिशियल ईयर ऑफ द कंपनी you will always find provision for tax without advance tax. You will not find provision for tax with advance tax. So when you will start finding provision for tax with advance tax, sir, when a company comes into the situation and it becomes eligible to pay advance tax, from that year onwards, उसके बाद कभी भी, उसके बाद never the company will have provision for tax only. It will always have provision for tax with advance tax. क्या मैं करेक्ट बोला? This is the provision when provision for tax will be without advance tax and when provision for tax will be with advance tax. Am I correct? Yes sir. तो ये आंसर आपके पास से एक्सपेक्टेड था। एनीवे, चलो आगे बढ़ता हूं। तो ना प्रोविजन फॉर टैक्स इज विथ एडवांस टैक्स, मतलब ये कंपनी पुरानी कंपनी है और जबरदस्त प्रॉफिट कमा रही है और हमेशा वो एडवांस टैक्स पे करती है। तो इन दिस सिनेरियो जैसे जैसे तुम्हारा असेसमेंट कंप्लीट होते रहता है, हम प्रोविजन फॉर टैक्स को एडवांस टैक्स के सामने नलीफाई करते हैं। नाउ कैसे? प्लीज पे अटेंशन। बाय द वर्ड दे समथिंग कॉल्ड एज ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी या ग्रॉस डिमांड। हम लोग ने जो एडवांस टैक्स पे किया है, सपोज करता हूं एग्जाम्पल आई विल टेक अ रियलिस्टिक एग्जाम्पल। प्रोविजन फॉर टैक्स है 2 लाख रुपीस और एडवांस टैक्स है ओके 2,25,000 रुपीस। ऐसा हो सकता है? उल्टा होने के चांसेस नहीं है राजा। क्या उल्टा हो सकता है? क्वेश्चन पेपर में हो सकता है, एक्चुअल लाइफ में नहीं हो सकता। ओके, तो प्रोविजन फॉर टैक्स विद एडवांस टैक्स, ये कौन से बैलेंसेस है? ओपनिंग बैलेंसेस, दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस। अभी ये साल में क्या होता है, ओपनिंग बैलेंसेस मतलब प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस को क्या किया जाएगा? नलीफाई किया जाएगा। मतलब इन दो वो साल की ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी जीटीएल, आपका जीटीएल आया 2 लाख, आपका जीटीएल आया 2,25,000, आपका जीटीएल आया 2 लाख, और आई कैन से दोनों केस हो गया, चलो नो प्रॉब्लम, मुझे दोनों अच्छी है, हो गए नो प्रॉब्लम। 2 लाख आया या नहीं तो 2,25,000 आया, तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों केस में सब बरोबर हो गया। जो भी जीटीएल आया ना, तुम आमने सामने नलीफाई करोगे, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स को नलीफाई कर दोगे, मतलब क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट कर दोगे, और एडवांस टैक्स जो डेबिट है उसको क्रेडिट करोगे। मतलब यू विल पास एन एंट्री कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट
to advance tax. Provision for tax debit to advance tax. टू एडवांस टैक्स आप ये एंट्री पास करोगे और अमाउंट क्या रहेगा, अमाउंट रहेगा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। तो अगर मैं ऐसा एंट्री पास करता हूं, 1 सेकेंड प्लीज, देर आफ्टर, तो चलो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, तो वो पहले एंट्री पास, ये जो मैंने फर्स्ट एंट्री दे दी है वो एंट्री पास कर देता हूं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, यहां पे लिखूंगा टू एडवांस टैक्स, और एडवांस टैक्स में लिखूंगा बाय प्रोविजन फॉर टैक्स। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी मतलब 2 लाख। अभी नोटिस करो, तो 2 लाख और ये 2 लाख, तो इन दोनों में तो नलीफाई हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर अगर मैं जीटीएल और एडवांस टैक्स को कंपेयर करूं, तो डोंट यू थिंक मैंने ज्यादा टैक्स पे किया है? मैंने पे किया है 2,25,000, जबकि होना चाहिए था सिर्फ 2 लाख। तो 25,000 मेरे लिए क्या हो जाएगा, टैक्स रिफंडेबल हो जाएगा। मेरे लिए क्या हो जाएगा, टैक्स रिफंडेबल। तो वो एडजस्टमेंट, अगर टैक्स रिफंडिंग, अगर ऐसा टैक्स रिफंडेबल अकाउंट बनाएगा तो वो अकाउंट में जाएगा, नहीं है तो उसका कुछ करने का। यू शुड नॉट पास एनी एंट्री फॉर टैक्स रिफंडिंग। अगर अलग से कोई अकाउंट नहीं है तो एडवांस टैक्स का टैक्स रिफंडेबल अकाउंट होता तो यहां से निकाल के मैं उधर डाल देता, लेकिन नहीं है ना, तो आपको आप एडजस्ट हो जाएगा, दैट्स फाइन। नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ जीटीएल? सर जीटीएल अगर 2,25,000 होता तो सर एडवांस टैक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थे, प्रोविजन में तो डोंट यू थिंक नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते तो आपको 25,000 की अलग से एंट्री पास करनी पड़ती। ओके क्यों? क्योंकि आपने प्रोविजन सिर्फ 2 लाख का किया, जबकि प्रोविजन होना चाहिए था 2,25,000 का। लेकिन जहां तक कैश फ्लो का सवाल है, कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। In case of cash flow statement, you did not pass adjustment for the difference between the gross tax liability with provision for tax, gross tax liability with advance tax. You have to pass only this entry. बस अगर ये हो गया तो देखो एडवांस टैक्स का कम हो गया और प्रोविजन फॉर टैक्स भी कम हो गया। बैलेंसिंग फिगर रहेगा आपने कितना टैक्स भरा, एडवांस टैक्स, एडवांस मतलब आपने कितना टैक्स पे किया। टैक्स पे किया तो कहना है एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कैश टैक्स पेमेंट की एंट्री क्या होगी, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अगर कैश बैंक मतलब इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे जाना चाहिए, कैश फ्लो में जाना चाहिए, yes or no? Yes, sir. And paying my cash is ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स मुझे कोई एक्टिविटी से होता है तो वो है ऑपरेटिंग। तो यहां पे लिखता हूं टैक्स पेड, यहां पे नेगेटिव ना। ये हो गया एडवांस टैक्स अकाउंट खत्म। अभी प्रोविजन फॉर टैक्स, यहां पे आएगा टू P&L, करंट ईयर का प्रोविजन, बैलेंसिंग फिगर विल बी माय करंट ईयर का प्रोविजन। यानी जो भी तुम्हारा शॉर्टेज या एक्सेस है वो करंट ईयर में एडजस्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो। सेपरेट हम कहाँ पे दिखाते हैं, सेपरेट हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाते हैं, यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर वो अकाउंट्स होंगे तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट करने का, लेकिन नहीं है तो ठीक है। यहाँ पे टू पीएनएल मतलब मेरे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसने मेरे प्रॉफिट्स को क्या किया, कम किया, तो मैं एड बैक करता हूँ। काय को अपोजिट इफेक्ट दे रहा हूं,
काय को ऑपोजिट इफेक्ट दे रहा हूं? अरे बोलो भाई, क्योंकि वो नॉन कैश है, उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया लेकिन मेरे कैश प्रॉफिट को कम नहीं किया। इट इज माय विच एक्टिविटी? इट इज नॉन कैश एक्टिविटी, इसलिए ऑपोजिट इफेक्ट देना पड़ा। ठीक है, आई प्रोसीड अहेड। तो मेरे सारे लायबिलिटी साइड के हो गए। डेबिट साइड में अभी सिर्फ एक ही बचा, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस जब मैं करता हूँ वो बढ़ता कब है? जब मैं खर्चा करता हूँ। तो खर्चा करूंगा तो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। सर विच एक्टिविटी? बोलो, शेयर इश्यू एक्टिविटी कौन सी है? यस, शेयर फाइनेंसिंग इश्यू एक्टिविटी। फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग में जाएगा शेयर इश्यू एक्सपेंसेस इंकर्ड। नेगेटिव, पैसा गया ना। ओके, और यहाँ पे और कम कैसे होता है? कम कैसे होते? कम सर शेयर को रिडीम करने के लिए जो भी खर्चा लगता है तो कम हो जाता है। क्या? सर जब अपन शेयर को रिडीम करेंगे और या बायबैक करेंगे तो उसके तो तब पीछे भी खर्चा ही होता है, तो कम कैसे हो गया? राइट। हाँ, राइट ऑफ। सर राइट ऑफ से होता है, राइट ऑफ। और राइट ऑफ हमेशा हम कहाँ पे करते हैं? पीएनएल। राइट ऑफ हम कहाँ पे करते हैं? पीएनएल। राइट ऑफ हम पीएनएल को करते हैं। तो पीएनएल, उसने मेरे प्रॉफिट्स को क्या किया? यहाँ पे लिखूंगा बाय पीएनएल। उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया तो मैं एड बैक करूंगा। काय को सर? सर काय को ने ऑपोजिट इफेक्ट दिया? बोलो। ऑपोजिट इफेक्ट काय को दिया सर? क्योंकि नॉन कैश एक्टिविटी है। राइट ऑफ इज नॉन कैश एक्टिविटी। राइट ऑफ इज नॉन कैश एक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारे अकाउंट्स हो गए। तो इसके बाद ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो मिलता है दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ये मिलेगा कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या आप बोल सकते हो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो अभी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल मतलब इफ यू रिमेंबर मैंने 5 ऐसे बाकी रखे हैं बैलेंस शीट के, वन इफेक्ट किसके? स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आपको उनका इफेक्ट करना है। क्या इफेक्ट करना है? ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज, या तो इंक्रीज इन करंट एसेट हो सकता है या डिक्रीज इन करंट एसेट हो सकता है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो सकता है, नहीं तो डिक्रीज। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। बस ये 4 चीजें हो गए, मतलब खत्म हो गया। तो इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज करंट एसेट इंक्रीज करने से आपके वर्किंग कैपिटल पे क्या इंपैक्ट होगा वो बोलो। कैश आउटफ्लो होएगा ना, एसेट परचेस करेंगे। करेक्ट करेक्ट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स विल इंक्रीज योर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बढ़ने से आपका कैश क्या हो गया?
कम हो गया, तो आप नेगेटिव लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे? नेगेटिव लिखोगे। डिक्रीज इन करंट असेट्स, तो फिर ऑपोजिट सर, डिक्रीज इन करंट असेट्स, असेट को सेल किया, डिक्रीज इन पैसा योर आया, वर्किंग कैश कैपिटल, इनफ्लो। तो इंक्रीज इन कैश, यस, आपको आपका पैसा वापस आ गया, जो इन्वेस्ट किया था वो पैसा वापस आ गया, तो पॉजिटिव हो जाएगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी बढ़ने से आपका वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब इंक्रीज इन कैश। आप दूसरों के पैसों से आप अपना बिजनेस कर रहे हो, इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ना, वही तो रिस्क होती है, पैसा आ गया, दूसरे के पैसे आप यूज कर रहे हो। एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी मतलब उसको पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया मतलब आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया, एंड हेंस इट इज डिक्रीज इन कैश, आपका पैसा उतना, लिक्विडिटी कम हो गई, तो ये नेगेटिव। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो ये सब एडजस्ट करके, तो कहने से वो जो 5 चीजें मैंने ब्रॉड करके रखी थी, बोल्ड करके रखी थी, अब उसकी जरूरत नहीं, मैंने उनका 1-1 इफेक्ट यहाँ पे दे दिया। कैसे 1-1 इफेक्ट? तभी तो इंक्रीज या डिक्रीज बोल रहा हूं ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो नाउ ये हो गया, दिस इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग activity after working capital changes, okay, yeah, you can say before tax, और आपने टैक्स पे कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फाइनली आपको आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल गया। नाउ रिमेंबर, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी होते हैं, लाइक आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपने कोई कोर्ट केस जीत गया तो आपको पैसा आ गया, वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। उससे जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस हुआ ना, पहले उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट देने का, फिर अलग से डिस्क्लोज करने का, दैट्स ऑल। ओके, तो एक इफेक्ट उधर उल्टा पहले, और फिर अलग से डिस्क्लोजर दिखाने का, पैसा आया तो पॉजिटिव, पैसा गया तो नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर ओके, यहाँ पे एज आई टोल्ड यू मुझे लाइंस कम पड़ेगी, तो ठीक है, मैं करता हूँ, नो प्रॉब्लम, लाइंस बना रहा हूँ। ओके, ना, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है, तो डोंट यू थिंक एडजस्टमेंट में वो दे सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 10,000, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो। हेलो, हो सकता है ना? यस। तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, तो वो केस में मैं क्या करूंगा सर, उसने मेरे प्रॉफिट्स को बढ़ाया तो मैं सबट्रैक्ट करूंगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसने मेरे प्रॉफिट्स को बढ़ाया तो मैं कम कर दूंगा, और वो कहाँ पे दिखाऊंगा? यहाँ पे दिखाऊंगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। सर आपने वहां पे क्यों कम कर दिया? क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, बट क्योंकि वो कैश एक्टिविटी है, इसलिए वहां से निकाल के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल दिया। क्या सबको समझा है? ये एडजस्टमेंट में होगा, जनरली आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा। ओके, दैट यू हैव टू डू विथ रिस्पेक्ट टू एडजस्टमेंट गिवन, अगर बोला है तो। हमारे जमाने में अगर परसेंटेज दिया है तो एडजस्टमेंट करना कंपलसरी था, हमारे जमाने में। आपके जमाने में ऐसा नहीं है। मैं लेटेस्ट अगर आपके इंस्टीट्यूट के पेपर्स देखता हूँ, तो वो लोग इवन दो परसेंटेज दिया रहता है,
वो लोग एडजस्टमेंट करते नहीं है। वो एडजस्टमेंट कब करते हैं? अगर ऐसा बोला रहेगा सेपरेटली के इंटरेस्ट रिसीव्ड तो ही करते हैं। वो एस्टिमेट करके इनकम ऐसा दिखाते नहीं है। दे डू ओनली व्हेन इट इज बीन मेंशन इन द एडजस्टमेंट, एल्स दे डोंट डू इट। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट रिसीव्ड का। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना है। अगर परसेंटेज दिया है हम लोग के जमाने में तो हमको डिविडेंड का एडजस्टमेंट करना कंपलसरी था, वेदर इट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट। बट आपके लिए ऐसा नहीं है, आपको बोला तो करने का। तो जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड देना, उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया तो मैं एड बैक करता हूं। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, एक इफेक्ट यहाँ पे, उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया तो मैं ऐड बैक करता हूँ। एंड ये पेइंग प्रेफरेंस डिविडेंड इज विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बरोबर है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ना बेटा? बोलो। फाइनेंसिंग ना। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पैसा गया। सिमिलरली इंटरिम डिविडेंड के लिए भी दे सकते हैं, इंटरिम डिविडेंड पेड। उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया तो मैं बढ़ा रहा हूँ, और वो ही चीज यहाँ पे इट विल कम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इट विल कम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर लोन लिया है तो डोंट यू थिंक इंटरेस्ट पे किया रहेगा? अगर बैंक लोन या डिबेंचर्स के वहां पे बाजू में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको उसकी भी एंट्री करनी चाहिए। या अगर उसका एडजस्टमेंट दिया है तो सिमिलरली जैसा डिविडेंड का किया है, उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया है तो मैं एड बैक करता हूँ। इंटरेस्ट पेड और यहाँ पे इंटरेस्ट पेड, यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि दे आर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसलिए वहां से निकाल दिया और जो एक्टिविटीज था वहां पे डाल दिया। तो ये कंप्लीट हो गया अपना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आएगा? ये नहीं, ये क्या प्रोविजन फॉर टैक्स? नहीं तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे क्लोज करूंगा? क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्रीज ही होता है पीएनएल से ना। यस हेलो, सर। क्लियर यस है? उसके बिना तो कंप्लीट ही नहीं हो सकता है लेजर अकाउंट। चलो ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और मुझे यहाँ पे एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। और यहाँ पे आएगा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों को ऐड करके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये सबको ऐड करके मुझे पता चलेगा कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। वो ओपनिंग बैलेंस को ऐड करके क्लोजिंग बैलेंस के साथ टैली होना चाहिए। अगर ये टैली हुआ तो ही हमारा सम राइट है, नहीं तो हम रॉन्ग है। क्या आपको पूरा चीज समझा है? You have understood the entire sum? यस सर। क्या आपको पूरा सम समझा है? या पूरा explanation of cash flow statement is clear? Okay. Even though it is a revision lecture, I have tried to cover as many points over here. So that was it. We will be doing some in the next video lecture. Thank you very much. God bless you all.